हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपके एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके एमपेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। उसके बाद में उसका रिजल्ट जारी किया गया था और रिजल्ट के बाद में रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था। तो दोस्तों, अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है और आगे कौन सी डेट पर आपका एडमिशन हो जाएगा और कितनी कट ऑफ रह सकती है आपकी, और क्या प्रोसेस रहेगा आगे का, और आपको पीएचडी में एडमिशन संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे पीएचडी से संबंधित यूनिवर्सिटियों में। तो दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या नोटिस जारी किया था कल आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एमपेट का एग्ज़ाम पहले आपके कंडक्ट करवाया था, है ना। एमपेट का एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाया था, जो कि एंट्रेंस टेस्ट करवाया था आपके लिए, जो आपके पीएचडी और एमफिल में एडमिशन के लिए करवाया गया था, जो रिसर्च सेंटर में एडमिशन के लिए। तो ये एमपेट था आपका 2019-20 यूनिराज, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये कंडक्ट करवाया था दोस्तों। और ये नोटिस अब जारी किया गया है 20 को। आगे की अब क्या प्रोसेस रहने वाली है, जैसे कि आपके अब तक रिजल्ट आ चुका है और रिवाइज रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिवाइज रिजल्ट को क्यों किया है, उन्होंने रिवाइज क्यों किया है रिजल्ट को, तो दोस्तों पहले उसमें नोटिस में बोला गया था कि आपके जो कि 50% मार्क्स होंगे उसी को पीएचडी और एमफिल में एडमिशन मिलेगा दोस्तों। तो उन्होंने पहले मतलब 40% वाले बच्चों को भी उसमें एलिजिबल दिखा दिया था, इसलिए उन्होंने बाद में उसको मतलब अनएलिजिबल किया, जो कि 40% से अबाउ थे जिन स्टूडेंट के नंबर, यानी आपके टोटल नंबर थे, कितने नंबर थे टोटल, 300 नंबर थे आपके टोटल, है ना। तो टोटल नंबरों के एग्ज़ाम में 300 नंबर थे। फर्स्ट में 50 और सेकंड में 100 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर 150 क्वेश्चन हो गए, और 150 में से 300 नंबर के, है ना। तो 300 नंबर में से आपके 150 नंबर भी जिसके हैं उसको एलिजिबल अब दिखाया गया। पहले कम नंबरों वाले को भी दिखा दिया गया था एलिजिबल, इसलिए दोस्तों उन्होंने अब वापस से इसको रिवाइज किया था रिजल्ट को, है ना। तो ठीक है वो तो। अब आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है दोस्तों, तो वो देखते हैं अब। तो दोस्तों, आपके इसमें लिखा है कि यहाँ पे आपने पहले चेक कर लिया होगा इसको, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और कट ऑफ भी देखेंगे कितनी रह सकती, कितनी सीटें हैं अभी तक उसमें, तो आपको पता होगा पहले से। लेकिन एक एनालिसिस के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ तक रह सकती है आपकी, है ना। तो यहाँ पे आपके लिखा है कि यहाँ पे आपके लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ यूनिराज एम पैट 2019-20 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड इट इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अवेलेबल है आपका, है ना, ठीक है ये तो। द मेरिट लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर्स, बोनस मार्क्स एज पर नोटिफिकेशन ऑफ यूओआर, और ऑर्डिनेट 124 फॉर पीएचडी एंड 123 वी फॉर द एमफिल के लिए वुड बी एडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर एंड फाइनल मेरिट वुड बी प्रिपेयर्ड। यानी आपकी जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में, वो तो आपके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अब ऐसा किया है कि ऑनलाइन ही आपके किया है ये काम आपके, है ना। तो आपके जो कि डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने वेरीफाई किया है, पुराने डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर अब इन्होंने किसको, डिपार्टमेंट को भेज दिया है दोस्तों। तो डिपार्टमेंट को भेजने के बाद में अब ये क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाले अलग अलग से अपनी कट ऑफ बनाएंगे। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कट ऑफ बनाएगा, जैसे कि मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग अलग कट ऑफ अपनी तैयार करेंगे अब पीएचडी वालों के लिए, मेरिट वालों के लिए। तो दोस्तों, जिन्होंने कुछ मतलब स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने अपना जेआरएफ और नेट का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, तो दोस्तों वो क्या करें, तो दोस्तों वो करेंगे कि आपकी जो प्रोफेसर है, इसमें जो भी इसको प्रोफेसर को मुख्य बनाया गया है इसमें पीएचडी वाले एडमिशन में, जैसे कि कौन है वो प्रोफेसर जिसको मुख्य बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, प्रोफेसर रश्मि जैन, है ना, रश्मि जैन कन्वेन। तो इसमें इनका ईमेल आईडी दिया होगा, यानी मैं आपको दिखा दूंगा ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी पर आपको मैसेज करना है। अगर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप डिपार्टमेंट में जाएं और प्रोफेसर रश्मि जैन से मिले और उनसे बताएं कि आपने नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है अभी तक, है ना। तो लिंक हटा ली गई थी यूनिवर्सिटी से, तो आप मतलब अब संपर्क कर सकते हैं, जल्द ही आपको संपर्क करना होगा, लेकिन बाद में अगर आप जल्द नहीं करते हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाए बाद में, समझ सकते हैं आप, है ना, कंडीशन को। यूनिवर्सिटी में आपको टाइम मिला था लेकिन आपने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का रिप्लाई अब मुश्किल से आता है, मेरा ईमेल का रिप्लाई नहीं आया था, तो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना।
तो अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यूनिवर्सिटी में जाके इनसे संपर्क करना है, डिपार्टमेंट में जाके आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, रश्मि जैन से, है ना, ठीक है, प्रोफेसर से। अब दोस्तों आपके क्या रहेगी, अब टीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ लोगों के कन्फ्यूजन है कि टीचर्स क्या गवर्नमेंट टीचर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज में जो टीचर है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर होते हैं जो मतलब वो है इसके लिए एलिजिबल, ठीक है। तो ये आपके कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, टीचर है, मतलब जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी है, उनके लिए एक मौका दिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो यहाँ पे 24 जनवरी आपकी है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो कैसे होगी इनकी, तो इनके पुराने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स पर मेरिट बनेगी, आपकी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, ठीक है। और सेकंड नंबर पे देखते हैं आप दोस्तों यहाँ पे कि डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बाय द डिपार्टमेंट फॉर द एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट कैंडिडेट। तो ये आपकी 25 जनवरी को होगी। तो मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने लिए ही नहीं, आप बोलेंगे कि यहाँ पर, तो दोस्तों इन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए थे, हार्ड कॉपी आपने जमा करवाई थी यानी भेजी थी डिपार्टमेंट को, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स अब ये वेरीफाई करेंगे आपकी नेट और जेआरएफ की। और दोस्तों क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा आपको, जब आपके मतलब आपका वेरिफिकेशन होगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा तब आपको क्या क्या जमा कराना पड़ेगा, तो वो भी मैं लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा दोस्तों। वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए वीडियो, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स अब तीसरा क्या है इन्होंने दिया है, तो ये दो तो दिया है टीचर्स के लिए, तो है 24 जनवरी, ठीक है। टीचर्स की जो भी डिक्लेरेशन होगा मेरिट लिस्ट का, डिपार्टमेंट को अभी लिस्ट भेज दी है इन्होंने, अब ये तैयार करेंगे जल्द से जल्द। तो आपका अब डिपार्टमेंट को भेजने के बाद में मेरिट लिस्ट आएगी टीचर्स की, है ना। टीचर्स वो है जो गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एमफिल पीएचडी स्टूडेंट कैटेगरी कैंडिडेट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट, कब तक करेगा डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन इनका, तो ये करेगा आपका मेरिट लिस्ट फॉर टीचर्स कैंडिडेट डिक्लेरेशन, है ना, ठीक है। 29 जनवरी 2022 को करेगा ये। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट फॉर एमफिल पीएचडी स्टूडेंट कैटेगरी कैंडिडेट, तो ये 29 जनवरी को करेगा, है ना। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब करेगा ये, मतलब वो तो हो गया किसके लिए, स्टूडेंट कैटेगरी के लिए हो गया, है ना। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स कैटेगरी कैंडिडेट, इनके लिए कब होगा, ये होगा आपका 2 फरवरी को होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने मेरिट कब निकाली है। देखो टीचर्स के लिए 24 को निकाली है और स्टूडेंट के लिए 25 को निकाली है। स्टूडेंट का वेरिफिकेशन पहले होगा लेकिन टीचर्स का वेरिफिकेशन बाद में होगा। तो इनको देख सकते हैं इस प्रकार से। और टेंटेटिव डेट ऑफ द स्टार्टिंग कोर्स वर्क बाय द डिपार्टमेंट्स, तो स्टार्ट कब होगा कोर्स आपका, तो कोर्स होगा 9 फरवरी 2022 को आपका स्टार्ट होगा, है ना। तो ये कोर्स आपका टेंटेटिव डेट है, ये ऐसा नहीं है कि आपका हो इसी डेट को होगा, टेंटेटिव है, संभवत है आपके, है ना। तो इसको होगा लगभग लगभग समथिंग इसके कोर्स आपका स्टार्ट होगा दोस्तों, है ना। और कुछ है क्या इसमें, नहीं रह गए, ठीक है। यहाँ पर और आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली है, वही आपकी एग्जाम स्कीम रहने वाली है। पहले आपके 6 मंथ की थी, जैसे कि एक तो आपके रिसर्च मैथोलॉजी का एक पेपर चलेगा और 3 पेपर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और आपके 6 मंथ में आपके एग्जाम होंगे और आप गाइड कोई भी चुन सकते हैं दोस्तों, गाइड कोई भी आप चुन सकते हैं दोस्तों। तो गाइड आपको चुनना पड़ेगा, वो आप रिसर्च के लिए आपको चुनना पड़ेगा, जैसे भी आप वो करेंगे, है ना। तो आप सिनॉप्सिस करेंगे तो आपको स्टार्ट अभी कर देना चाहिए, नहीं आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा, टॉपिक आपको गाइड की तरफ से ही टॉपिक मिलेगा दोस्तों, है ना। गाइड की तरफ से आपको टॉपिक मिल सकता है वहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है नहीं है कि हम टॉपिक खुद से चुन सके, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को गाइड भी नहीं मिलता है, फिर हम ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जिससे कि हम रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो गाइड नहीं मिलता है, तो आप सोच समझ कर ही अपना टॉपिक चुनिए और अपने गाइड से मिलिएगा एक बार पहले, है ना। और फिर गाइड तो आपको मतलब आपको मिल जाएगा 6 मंथ बाद में, आप कोई भी गाइड कर सकते हैं। और जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटियों से भी हम गाइड कर सकते हैं, कई यूनिवर्सिटियों में गाइड नहीं होते हैं दोस्तों, है ना। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप गाइड वहाँ से कर लीजिएगा या तो आपको, है ना। और अब बात करते हैं कि एमफिल में एडमिशन लेने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। तो अगर आप, है ना, जीआरएफ होल्डर है, मतलब आपके पास अब फेलोशिप आपको लेनी है, तो आपको पीएचडी या एमफिल करनी पड़ेगी दोस्तों। मतलब किसके नहीं स्टूडेंटों का जेआरएफ कैंसिल होने वाला है तो उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो आप मतलब जेआरएफ वाले जिसका नंबर पीएचडी में नहीं आता है तो वो क्या करेंगे दोस्तों, तो वो एमफिल में एडमिशन लेंगे। एमफिल में एडमिशन लेने के फ़ायदे हैं, एक तो आपकी फेलोशिप मिल जाएगी आपको, और जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आप जेआरएफ को एसआरएफ में वो कन्वर्ट करवा लेना, है ना, ठीक है। तब आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी दोस्तों, वरना आपका जेआरएफ कैंसिल हो सकता है आपका एडमिशन नहीं लेने से,
है ना, कुछ का एडमिशन नहीं लेने से जेआरएफ कैंसिल हो सकता है, इसलिए वो एडमिशन इसमें एमफिल में ले लेंगे। एमफिल में ये है कि आप जो टॉपिक एमफिल में आप वो करेंगे वो फिर आप पीएचडी में आप एक्सटेंड कर लेना उस टॉपिक को ही। और जो मतलब जो स्टूडेंट अब मतलब एमफिल कर लेगा फिर वो पीएचडी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें एमफिल को प्रेफर किया जाता है कि आपके एमफिल में अगर एमफिल कर रखा आपने तो आपको कुछ बोनस दिया जाता है, मतलब आपको वो दिया जाता है, मतलब आपको पहले आपको किया जाता है ना कि स्टूडेंट जो कि मतलब जूनियर है स्टूडेंट, उसको एमफिल किया हुआ स्टूडेंट को आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेफर किया जाता है, यानी पहले, है ना, पहले उनको सीट मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऐसा है, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, तो मैं बता दूंगा बाद में आपको वो, तो है ना, ठीक है। तो आपको वहाँ एडमिशन लेने के लिए एमफिल करना ज़रूरी होता है, ये भी आपको फ़ायदा है एक। और मतलब आपकी जेआरएफ फेलोशिप ले सकते हैं आप यहाँ से, मतलब कंप्लीट फेलोशिप ले लीजिएगा जो एमफिल में एडमिशन लेके फिर ऐसा रेप में कन्वर्ट करवा लेना अपनी फेलोशिप को। और दोस्तों फिर कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, सभी यही क्वेश्चन अभी आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। सर मेरे 189 नंबर है, सर मेरे 162 नंबर है, सर मेरे 63 है, इतनी है। तो दोस्तों आपकी कट ऑफ ऐसे बनेगी जैसे कि आपके अगर जेआरएफ है ना, जेआरएफ है और नेट है, तो जेआरएफ के मार्क्स कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको जेआरएफ के, है ना। जेआरएफ के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पहले तो पिछली बार तो जेआरएफ किस प्रकार से पैटर्न था, पिछली बार 30 मार्क्स मिलते थे और नेट वालों के 15 मार्क्स मिलते थे, है ना, इस प्रकार से पैटर्न था। लेकिन इस बार पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। तो कैसा पैटर्न है इनका, इस बार आपका पैटर्न है कि 10 मार्क्स तो आपको मिलेंगे जेआरएफ वालों के और 5 मार्क्स नेट वालों को मिलेंगे। तो दोस्तों क्या चांसेस है कि नेट वाले आपके पीएचडी ही करेंगे दोस्तों, तो आपके पीएचडी ही करने के क्या चांसेस हैं नेट वालों के। तो जेआरएफ वालों के तो पीएचडी करने के चांसेस 80% है और नेट वालों के पीएचडी करने के मतलब पीएचडी करने के चांसेस कम है ना। एम फिल करने के तो चांसेस और भी कम हो जाते हैं फिर नेट वालों के, तो है ना। तो ये आपके चांसेस कम हैं, मतलब जो नेट किया है जिसने, कि जो पीएचडी ही करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि किसी को मतलब किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है, मैं सही बता देता हूँ आपको, है ना। कुछ मिस गाइड कर देते हैं कि आप पीएचडी कर लो यार, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नेट करने के बाद में डायरेक्ट पीएचडी में घुस जाओ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पीएचडी करने के लिए आप घुस जाओ, नेट करने के बाद ही आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है पीएचडी करने से, है ना, ठीक है। तो अगर आपने जेआरएफ है, आपको फेलोशिप मिलती है, तो आपको बेशक पीएचडी करना चाहिए दोस्तों, मैं यही सलाह देता हूँ आपको मेरे हिसाब से दोस्तों। और आपका आप देख सकते हैं दोस्तों क्या करना है दोस्तों आपको आगे, है ना। तो आपको पीएचडी तो आप गाइड आपको अच्छा मिल जाएगा, 6 मंथ बाद में आपको मिल जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम होंगी, फिर आपको एक बार स्टडी के लिए आपको टॉपिक भी दिया जाएगा कि कौन सा पढ़ाना है आपको बाद में। तो इस प्रकार से आपकी मतलब अब फीस बता देता हूँ मैं आपको, फ़ीस कितनी लग सकती है इसमें। तो फीस आपकी समथिंग 1 लाख के करीब आपकी फ़ीस लग सकती है दोस्तों, है ना। समथिंग, मैं आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा हूँ। समथिंग आपको 1 लाख के करीब फीस हो जाएगी, जिसमें कि आपके जो कि फाइल मतलब बनाना है आपको, और भी कुछ है जैसे कि उसके टॉपिक चूज करने, नोट्स वर्ड्स सब कुछ मैं आपको मिला के बता रहा हूँ, है ना। तो अपनी भाषा में ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों और अगर आप चाहते हैं कि और सीट्स को लेकर के मैं बताऊं आपको, तो आपको बता देता हूं एक बार मैं, ईमेल आपको कहाँ करना है। अगर आपको ईमेल करना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में चला जाता हूं, यहाँ पर मैं एमपेट की वेबसाइट पर ही हूँ, है ना, ठीक है। अगर आपने अपलोड नहीं किया अभी तक, तो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों इनसे, कि आपने अगर जेआरएफ और इनके मतलब वो नहीं किए हैं, मतलब तो आप कहाँ से क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कन्वेटर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी का है। तो यहाँ पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं, तो है ना, ठीक है। यहाँ से जाकर संपर्क कर सकते हैं, या आप ईमेल आईडी दे रखी है इनकी। ईमेल आईडी क्या है दोस्तों, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी ये ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी है uniraj.mpet2019@gmail.com है ना। कैंडिडेट कैन ईमेल, कैंडिडेट ईमेल कर सकता है इनको। तो आपको संपूर्ण मतलब जो भी आपने अगर वो अपलोड नहीं किया अभी तक, तो आपकी मेरिट तैयार होने में वक्त लग सकता है बाद में, फिर मतलब आपको एडमिशन ना मिले। तो इसलिए आप जल्द से जल्द इनसे संपर्क कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आप खुद के अनुसार देख सकते हैं कि आपको पीएचडी करना है या क्या आपको 5 साल देने हैं कहीं इन्वेस्ट करना है। मतलब जेआरएफ वाले तो करेंगे ही, बेशक है, एडमिशन लेंगे ही वो, तो है ना। नेट वाले देख सकते हैं अपना कि एडमिशन लेना है नहीं लेना है ना।
तो आप देख सकते हैं, आपके अनुसार आपकी जो इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।